हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स पार्ट 6 ऊर्जा के स्रोत। ये ऊर्जा के स्रोत यानी पार्ट 6 का पहला वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले इसमें एक बात आ रहा है, यहाँ पे अगर चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है, ऊर्जा के स्रोत। ये ऊर्जा क्या होता है, ये स्रोत क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये ऊर्जा क्या होता है। ये ऊर्जा हम जानते हैं, पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा क्या होता है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य कब संपन्न होगा, जब किसी व्यक्ति में ऊर्जा होगा। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगर हमारे अंदर ऊर्जा है तो हम काम तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। अगर हमारे अंदर ऊर्जा की कमी है तो हमको काम करने में मन लगेगा, नहीं लगेगा। बात समझ आ रहा है ना। तो अगर हम ऊर्जा में, हमारे अंदर एकदम ऊर्जा है तो हम काम को आसानी से कर सकते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। और स्रोत की बात किया जाए तो जहां से जो वस्तु हमको प्राप्त होता है वह उसका स्रोत कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं जल स्रोत की हम बात करें, जल स्रोत की अगर बात की जाए तो ये जल स्रोत क्या होता है। तो जल स्रोत, स्रोत देखो तो जल से हमको स्रोत, जल कहाँ से प्राप्त होता है, कुआं से प्राप्त होता है, कल से प्राप्त होता है, तो वो जल का स्रोत कहलाता है। ठीक है, तो जहां से हमको जो चीज प्राप्त होता है वह उसका स्रोत कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा वही है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हम कितना क्षमता से कोई कार्य कर सकते हैं, वही क्षमता, कैपेसिटी क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, अगर मान लो एक बुजुर्ग पर्सन को ले लिया जाए, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति को ले लिया जाए, एगो तनी सुखाटा काठा नौछड़िया जवान लड़का को ले लिया जाए। ठीक है, और दोनों से काम करवाया जाए तो दोनों में कौन अधिक तेजी से काम करेगा। जो नवयुवक बालक है, नौछड़िया जवान है, वो क्या करेगा, तेजी से काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा ज्यादा है तो वो अधिक एनर्जी से काम करेगा, उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, ये बुजुर्ग पर्सन है, उनके अंदर उतना एनर्जी नहीं है, इसलिए वो उतना तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर ये बात हमको फिर बताना पड़ेगा। यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। अगला पॉइंट कर, जब कभी किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है तो हम कहते हैं कि वस्तु में ऊर्जा है। यानी कोई वस्तु है, कोई वस्तु है, उसमें कार्य करने की क्षमता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु के अंदर क्या है, ऊर्जा है, तबे वो काम को कर पाएगा। अगर उसके अंदर ऊर्जा नहीं होता तो वो काम करेगा, नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना। तो जब कोई वस्तु अगर कोई कार्य करने वाला है या करता है तो समझ जाना है कि उस वस्तु के अंदर क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, तभी जाके वो कार्य को क्या कर रहा है, कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा खर्च कर ही हम वस्तु कार्य कर पाती है। अगर ऊर्जा खर्च नहीं होगा तो वस्तु के द्वारा कोई कार्य होगा, नहीं होगा। जब तक हम ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे तब तक हमसे भी कार्य नहीं होगा। हम जो बोल रहे हैं उसमें ऊर्जा लग रहा है ना, यानी कि हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं तभी जाके कोई कार्य, यानी पढ़ाने का कार्य क्या हो रहा है, संपन्न हो पा रहा है। अगर हम सोचे कि हम छोड़ो नहीं ऊर्जा खर्च करेंगे तो हम बोल पाएंगे, पढ़ा पाएंगे, बोर्ड पर लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो जब तक हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। यानी कि जब तक हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊर्जा को खर्च करके कोई कार्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब देख लो कह रहा है कि ऊर्जा के अनेक रूप हैं। अब ऊर्जा एक ही प्रकार के थोड़ी ना होता है, ऊर्जा के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग टाइप है। तो ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा में कौन कौन आ जाता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जो गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है गतिज ऊर्जा, स्थिति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा ऊर्जा बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा बन जाएगा। दाल बना दिया अलगे, चावल बना दिया अलगे, तो अलग बने तो दाल, अलग बना तो चावल, दोनों को मिला दे खिचड़ी।
समझ में आ रहा है ना? तो गतिज ऊर्जा अलग, स्थितिज ऊर्जा अलग, तो गतिज और स्थितिज दोनों को मिला दिए तो यांत्रिक हुआ कि नहीं हुआ? तो गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को दोनों को मिला देंगे तो कौन सा ऊर्जा प्राप्त होगा? यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगा। बात समझ आ रहा ना? यानी कि ये हो जाएगा ऊर्जा के प्रकार, यानी ऊर्जा का रूप है यांत्रिक ऊर्जा, जिसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? गतिज ऊर्जा भी आ जाता है और स्थितिज ऊर्जा भी आ जाता है। उसके बाद आ गया रासायनिक ऊर्जा, जिस पर हम खाना वगैरह पकाते हैं। किस ऊर्जा की सहायता से हम खाना पकाते हैं? रासायनिक ऊर्जा की सहायता से खाना पकाते हैं। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा हो गया। उसके बाद उष्मा ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा से हमको क्या मिलता है? उष्मा मिलता है। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इससे हमको क्या मिलता है? बिजली मिलता है, जिससे उपकरण वगैरह चलाना होता है, बॉल जलाना होता है, वेपर जलाना होता है तो जलाते हैं। नाभिकीय ऊर्जा, इससे सूरज वगैरह से प्राप्त होता है नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, अब आते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। ये ऊर्जा का स्रोत हम तो पहले से भी वही बात जान रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से हेडिंग हमारा है ऊर्जा के स्रोत। आगे देखते हैं, कर ऊर्जा संरक्षण के अनुसार, ये हम पहले से भी जानते हैं, कोई भी संरक्षण के अनुसार आ जाए तो ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसका रूपांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण मतलब समझ में आता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को न ही हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि उसे हम क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बात समझ रहे हैं? जैसे विद्युत धारा को ले लिया जाए, बिजली वाला विद्युत धारा आता है, तो विद्युत धारा एक तरह का विद्युत ऊर्जा, एक ऊर्जा हुआ, और वो बॉल में आता है तो किस रूप में बदल जाता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो वहां पर रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सूरज का देखेगा, सोलर ऊर्जा जो प्राप्त होता है, सौर ऊर्जा जो हमको प्राप्त होता है, तो सौर ऊर्जा मिलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फिर विद्युत ऊर्जा क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह ऊर्जा का रूपांतरण होते रहता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अब देख लियो, कर भौतिक कार्यों को पूरा करने के लिए मांसपेशीय ऊर्जा, उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने या सवारी चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो किसी ना किसी स्रोत से प्राप्त होते हैं। बात समझ में आया? बात क्या हो रहा है? और भौतिक कार्य, भौतिक कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? मांसपेशीय ऊर्जा के द्वारा किया जा सकता है। ये भौतिक कार्य क्या होता है? भौतिक कार्य क्या होता है सबसे पहले ही जानेंगे। तो जैसे कि मतलब हम अपने शरीर के माध्यम से जो कार्य को करते हैं, जैसे किसी वस्तु को उठा के या वहां रख दिया, तो ये कौन सा कार्य हुआ? भौतिक कार्य हुआ। बात समझ रहे हो? यानी कि हम अपने शरीर के माध्यम से, अपने मांसपेशियों की सहायता से किसी वस्तु को उठाया और ले जाकर क्या किए? वहां पर रख दिए, तो ये कौन सा कार्य हुआ? भौतिक कार्य हुआ। दौड़ रहे हैं तो ये कौन सा कार्य होगा? भौतिक कार्य हो। मारा मारी कर रहे हैं, फाइटा फाइट चला रहे हैं, कौन सा कार्य होगा? भौतिक कार्य होगा। तो ये सारा कार्य हम किसके द्वारा कर सकते हैं? मांसपेशीय ऊर्जा के द्वारा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी वस्तु को उठाना हो, किसके द्वारा हम उठा सकते हैं? अपने मांसपेशियों के द्वारा उठा सकते हैं। तो उसको कौन सा ऊर्जा लगाएंगे? मांसपेशीय ऊर्जा लगाएंगे। ठीक है, तो जो भौतिक कार्य होगा उसको करने के लिए हमें किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? मांसपेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उपकरण चलाने के लिए, उपकरण क्या होता है? पंखा हो गया, बिजली पंखा हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बॉल हो गया, फ्रिज हो गया, अगड़म बगड़म जितना है सब, ये सब हो गया। उसको चलाने के लिए किससे चलाया जाता है? इससे चलाया जाता है, विद्युत ऊर्जा से चलाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि उपकरण को चलाने के लिए, ये सब चीज को चलाने के लिए हमें कौन सा ऊर्जा चाहिए? विद्युत ऊर्जा चाहिए। अब आता है भोजन पकाने के लिए, तो भोजन पकाने के लिए या गाड़ी यानी सवारी चलाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? रासायनिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो ऊर्जा है वो कहां से प्राप्त होता है? वो किसी न किसी स्रोत से प्राप्त होते रहता है। अब बात ये भी आ रहा है कि क्या किसी भी स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं? अरे ना रे बाबा ना, इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल होता है। क्या होता है? स्पेशल होता है, यानी किसी भी स्रोत से हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, उसका यूज हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए कुछ स्पेशल वस्तु होती है, स्पेशल स्रोत होता है जिससे प्राप्त होता है, उसका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को यहाँ क्लियर करते हैं। अब आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। बात आ गया ना? यानी कि जितना भी स्रोत है उससे अगर हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाता है, क्या उसका उपयोग कर लेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। केवल विशिष्ट, विशिष्ट मतलब होता है स्पेशल, विशिष्ट मतलब स्पेशल, खास करके। ठीक है, तो केवल विशिष्ट स्रोत से प्राप्त ऊर्जा का ही हम उपयोग कर सकते हैं।
हर तरह से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं, केवल कैसे, यानी विशिष्ट स्पेशल स्रोत जो होते हैं उसी से प्राप्त ऊर्जा के स्रोत का हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं एलपीजी, अगर बात किया जाए यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से देखें, जैसे पहाड़ी पर चढ़ गए, पहाड़ी पर जो पत्थर रखा हुआ है उसका उपयोग हम कर सकते हैं, उपयोग उसका नहीं ना कर सकते हैं क्योंकि वहां पर बेकार है। अगर वही रसोई घर में एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं तो ये क्या है, एक ऊर्जा के रूप में है कि ना। अब बताओ पहाड़ी पर तो पत्थर हमको मिला, तो भी तक स्रोत हुआ ना, उसका उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एलपीजी क्या है, ये भी एक स्रोत है जिसका उपयोग हम अपने रसोई घरों में क्या करते हैं, खाना पकाने के लिए कर सकते हैं। बात समझ रहे हो। जैसे जलावन के रूप में कौन कौन होता है, लकड़ी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन करते हैं। आगे चलते हैं, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी का उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है किसके रूप में, बिजली उत्पन्न करने के लिए। क्या करते हैं वहां पर, टरबाइन लगा देंगे, टरबाइन का पंखी घूमेगा, धारा से टरबाइन का पंखी क्या होगा, घूमेगा तो हमको बिजली प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यूरेनियम हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, पवन हो गया, ये सब क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। इससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसका उपयोग हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में करते रहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, अगला हमारा हेडिंग है क्या, ऊर्जा का अच्छा स्रोत ईंधन, यानी कि ऊर्जा का कौन सा स्रोत अच्छा है। अब ईंधन के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या है, ईंधन। ईंधन क्या है, तो वैसे पदार्थ को ईंधन कहते हैं जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। दहन मतलब क्या हुआ, जब इसको जलाया जाए तो हमको ऊष्मा उत्पन्न हो, तो उसी को हम ईंधन कहेंगे। समझ आ रहा है, यानी कि वैसे पदार्थ को ईंधन कहते हैं जो दहन पर क्या करे, ऊष्मा उत्पन्न करे, उसको हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। मान लो कोई वस्तु को हम जलाना शुरू कर दो, उससे हमको ऊष्मा ही नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसको ईंधन कहेंगे, अच्छा ईंधन कहेंगे, नहीं कहेंगे। ईंटा ले लिया, जलाना शुरू कर दे, उसमें जलेगा, वो दहन है, उसमें दहन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ईंधन है, नहीं है। लकड़ी ले आएंगे, जलाएंगे, उसमें दहन होगा, दहन होगा, ऊष्मा भी मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, ईंधन है। समझ में आ रहा है ना, तो ईंधन होता है। तो ईंधन का अगर पूछा ईंधन क्या है, वैसे पदार्थ को ईंधन कहते हैं जो दहन पर क्या करता हो, ऊष्मा उत्पन्न करता हो। एक को सवाल और पूछा जाता है हमसे, ठीक है, कि अच्छा ईंधन क्या है, अच्छा ईंधन क्या है, तो हम क्या बताएंगे, कहेंगे अच्छा ईंधन वह है जिसमें ये गुण पाए जाते हैं। कौन गुण, ये जो हम बखान करने जा रहे हैं इस गुण का, ये गुण अगर जिस पदार्थ में, जिस ईंधन में पाया जाएगा उसको हम अच्छा ईंधन कह देंगे। ठीक है, तो क्या गुण है इसको जानते हैं। तो पूछा जाएगा कि अच्छा ईंधन क्या है, तो अच्छा ईंधन वह है जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो पहला गुण देखते हैं, जो जलने पर अधिक ऊष्मा निर्मुक्त करे। चलिए इस पॉइंट को समझ लेते हैं, जो जलने पर अधिक ऊष्मा निर्मुक्त करे, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब उसको जलाया जाए तो अधिक मात्रा में ऊष्मा का क्या करे, निर्माण करे। समझ में आ रहा है, यानी कि जब किसी ईंधन को जलाया जाए तो वह अधिक ऊष्मा में, अधिक मात्रा में अगर ऊष्मा निर्माण करता है तो वह अच्छा ईंधन के श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, जो आसानी से उपलब्ध हो। जो आसानी से उपलब्ध हो के मतलब क्या हो, जहां चाहे वहां पर यह क्या हो, मिल जाए, वो तब वो क्या कहलाता है, अच्छा ईंधन कहलाता है। अभी ना कि इसको खरीदने के लिए हमको जाना पड़े 70 किलोमीटर दूर, तो अच्छा ईंधन कहलाएगा है। इसको खरीदने में जाने आने में हमारा क्या हो जाएगा, दुर्दशा निकल जाएगा, तो इसको अच्छा ईंधन नहीं कह सकते हैं। अच्छा ईंधन का मतलब क्या होगा, सब जगह अवेलेबल हो, उपस्थित हो, जब चाहे जब हम क्या करें, खरीद ले, तो ये किस श्रेणी में आ जाएगा, अच्छा ईंधन की श्रेणी में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे। जो अधिक धुआं उत्पन्न न करे मतलब क्या हुआ, जब जलाएं तो एकदम पूरा धुआं नहीं दे, यानी कम मात्रा में धुआं दे, अधिक मात्रा में उष्मा दे, तो ये क्या कहलाएगा, अच्छा ईंधन कहलाएगा। इन्हें जलाना शुरू कर दिए, तले चिमनी का धुआं फेंकना शुरू कर दिए, तो अच्छा ईंधन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट कर, जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो। भंडारण मतलब क्या होता है, रखाव, यानी भंडारण मतलब एक जगह इसको रखा जाए, यानी जहां पर रखाव हो, मतलब अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। भंडारण मान लो अधिक की जरूरत पड़ जाए, कोई तो नहीं है काम चलाओ, तो इसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो भंडारण का मतलब हो गया काफी मात्रा में वहां पर क्या हो, वो उपलब्ध हो। तो कह रहे कि इसका भंडारण और परिवहन, परिवहन का मतलब क्या होता है, ले जाना और लाना। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो हमको कहीं अपने सामान मंगाना है, यानी ये ईंधन मंगाना है, तो उसको आसानी से क्या किया जाए, परिवहन के माध्यम से लाया ले जाया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, अच्छा ईंधन कहलाता है। ठीक है, तो जिसका भंडारण और परिवहन क्या हो, आसान हो, वो भी अच्छा ईंधन की श्रेणी में आ जाता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, कह जिसके दहन का दर मध्यम हो। दहन का दर मध्यम का मतलब क्या हो, जब उसको जलाया जाए तो वो आराम से जले, धीरे धीरे जले, होले होले जले। ठीक है, अकेले हुआ ना जल जाए, पूरा खत्म हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो जब वो अगर तेजी से जल जाएगा तो तेजी से खत्म हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा ना। तो उसका जो दहन का दर हो मध्यम हो, ज्यादा स्पीड ना हो, ज्यादा स्लो ना हो, मीडियम में हो, आसानी से जले, जो भी हमारा काम हो उससे काम हमारा क्या हो जाए, निकल जाए, तो इस प्रकार के ईंधन को हम क्या कहेंगे, अच्छा ईंधन कहेंगे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कह रहा है जिसके जलने पर विषैले उत्पाद पैदा न हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जलाएं इससे, तो इससे कोई हानिकारक धुआं वगैरह उत्पन्न न हो, तो इस प्रकार के ईंधन को हम क्या कहेंगे, अच्छा ईंधन कहेंगे। अगर मान लो हम जलाना शुरू कर दिए, आज जलाना शुरू कर दिए, एक हफ्ता के बाद है कि 16 आदमी बीमार पड़ गया है, 20 आदमी हॉस्पिटल में चला गया, तो ये अच्छा ईंधन कहलाएगा? गांव के लोग मार करना शुरू कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है, ये लिया क्या हानिकारक फैला रहा है, बीमारी फैला रहा है। ठीक है, तो ये सारे गुण जिसमें पाए जाएंगे, ये सारे जो गुण यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, अगर ये सारे गुण जिस ईंधन में पाया जाएगा वो ईंधन अच्छा ईंधन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगला क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।